2026 अभी शुरू ही हुआ है और अभी से महंगाई ने मूड खराब कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे हुए, चलो समझ आता है, पर अब टेलीकॉम वाले फिर से हमारी जेब काटने आ गए हैं। और ये प्लान्स इसलिए महंगे थोड़ी ना हो रहे हैं कि कंपनीज लालची हो गई हैं। ये महंगा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब कोई सर्विस आदत बन जाती है तो उसका प्राइस मार्केट नहीं मजबूरी डिसाइड करती है। और ये वीडियो कोई टेलीकॉम प्राइस हाइक्स की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जहां पे चॉइसेस खत्म हो गई और फ्री इंटरनेट ने एक ऐसी डिपेंडेंसी बनाई जहां से एग्जिट का ऑप्शन ही नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं है कि डेटा महंगा क्यों हो रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ये महंगाई रुक सकती है। अब इंटरनेट महंगा क्यों हो रहा है ये समझने के लिए हमें 2016 याद करना पड़ेगा, पर नॉस्टैल्जिया के लिए नहीं, एक गलती समझने के लिए। उस टाइम का टेलीकॉम मार्केट मेसी जरूर था, डेटा भी महंगा था, नेटवर्क भी परफेक्ट नहीं था, बट एक चीज थी, चॉइस। अगर एक ऑपरेटर इरिटेट करता था तो आपके पास चेंज करने का ऑप्शन होता था, क्योंकि 10-12 टेलीकॉम प्लेयर्स होते थे। फिर 2016 में जियो एंट्री करता है और ये कोई नॉर्मल कॉम्पिटिटर नहीं था। जियो एक ऐसा प्लेयर था जिसके पास टाइम खरीदने का पैसा था। फ्री डेटा और फ्री कॉल्स कोई चैरिटी थोड़ी ना थी, ये एक स्ट्रैटेजी थी और ये तब भी काम करती है जब आप सालों तक ऐसे लॉसेस को झेल सको। उस वक्त किसी ने नहीं पूछा कि क्या ये सस्टेनेबल है या नहीं, बस फ्री मिल रहा था तो लपेट लो। क्योंकि जब कोई चीज फ्री होती है तो हम वैल्यू नहीं देखते, हम उसकी आदत बना लेते हैं। जो पहले के टाइम पे ज्यादा डेटा लगता था वो अब नॉर्मल बन गया। अब आप खुद ही सोच के देखो, पहले हम 1 GB डेटा को बचा बचा के यूज करते थे, बट जियो ने उसे ही फ्री कर दिया। इसका रिजल्ट बिल्कुल सीधा था, इंडिया दुनिया में डेटा कंजम्पशन में टॉप पे चला गया और हमारे यहाँ महीने का 36 GB डेटा तो एवरेज है। और यहीं से फ्री डेटा का असली रोल शुरू होता है। ये भीख नहीं थी, ये पेशेंस थी। आइडिया बिल्कुल सिंपल था कि इतना टाइम निकाल लो कि ये लोगों की आदत बन जाए। और जब इंटरनेट जरूरत बन जाता है तो नेक्स्ट फेज इनएविटेबल होता है, क्योंकि इसके आगे जो हुआ वो भी प्रिडिक्टेबल था। जियो के पास सालों तक लॉसेस झेलने का पैसा था, इसलिए बाकी प्लेयर्स के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस बचे थे, या तो तुम भी फ्री बांटो या मार्केट छोड़ दो। और धीरे धीरे यही हुआ। एयरसेल बैंकरप्ट हो गया, टाटा डोकोमो ने भी एग्जिट ले लिया, रिलायंस कम्युनिकेशंस हिस्ट्री बन गया और टेलीनॉर भी मर्ज हो गया। 2-3 साल के अंदर अंदर मार्केट में सिर्फ 3 प्लेयर्स बचे, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। और यहीं पे लोग एक बड़ी चीज मिस कर देते हैं कि जब मार्केट में ऑप्शंस होते हैं ना तो यूजर स्विच करता है, इसलिए प्राइस कंट्रोल में रहता है। पर जब ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं तो यूजर स्विच नहीं करता, वो एडजस्ट करता है। और जिस दिन स्विच खत्म होता है उसी दिन कंपनीज को प्राइस बढ़ाने से डर लगना बंद हो जाता है। अब ये कहना भी आधी कहानी ही होगी कि जियो सिर्फ सस्ते प्लान्स की वजह से जीता है। उसे सक्सेस इसलिए मिला है क्योंकि वो राइट टाइम पे आया है। जब 4G फोन्स चीप हो रहे थे, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे एप्स मेन स्ट्रीम हो रहे थे, वीडियो कंजम्पशन एक्सप्लोड हो रहा था। अगर जियो 2012 में आता तो शायद फ्लॉप होता, क्योंकि उस टाइम हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। पर 2016 में आके उसने एक ऐसी आदत डाली जिसका रिवर्सल पॉसिबल ही नहीं है। फ्री डेटा का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि इंटरनेट हमेशा सस्ता रहेगा। फ्री डेटा का मतलब था कि पहले आदत बनाओ फिर दाम बढ़ाओ, और जहां एग्जिट नहीं होता वहां प्राइस कंट्रोल में नहीं रहता। और यहीं से एक सिंपल प्रॉब्लम शुरू होती है कि अब मार्केट ना भर चुका है। इंडिया में जिसको सिम लेना था वो ले चुका था। गांव हो या शहर, ऑलमोस्ट हर घर में फोन आ चुका था। एक आदमी के पास एक सिम नहीं बल्कि 2-2 सिम होने लगे हैं, तो आखिर आप नए लोग लाओगे कहां से? अब ग्रोथ करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि एग्जिस्टिंग यूजर से ही आप ज्यादा पैसे निकलवाओ। और यहीं से टेलीकॉम इंडस्ट्री का फोकस बदल जाता है। कितने लोग नेटवर्क पे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता, हर आदमी से कितना निकलेगा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी चीज को ये इंडस्ट्री ARPU बोलती है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। अगर आप एक कस्टमर से महीने के 150 रुपए कमा रहे हो और नए कस्टमर्स आपके पास आ नहीं रहे, तो आपको उसी एग्जिस्टिंग कस्टमर को पहले 200, फिर 250 और फिर 300 तक लेके जाना पड़ेगा। और ये एकदम से करने वाली चीज है ही नहीं, ये धीरे धीरे होती है। और यहीं पर एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी पड़ेगी कि प्राइजेस इसलिए नहीं बढ़े क्योंकि कंपनीज मजबूर होती हैं, प्राइजेस इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि यूजर मजबूर हो जाता है। तो पहला वसूली का झटका हमें 2019 में मिला। 2016 से फ्री का खिला रहे थे तो अब कहीं ना कहीं से तो निकालना ही था। सारे ही टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने 40% के आसपास प्राइजेस बढ़ा दिए और ये वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीकॉम हाइक्स थी। और पैसे लेना बनता भी था क्योंकि 5G का टेक, अपना एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाना, प्रॉफिट बढ़ाना, ये सब कभी ना कभी तो होना ही था। 2020 में बढ़ा देते लेकिन कोविड आ गया तो प्रेशर थोड़ा पोस्टपोन हो गया। बट फिर 2021 में 20% के आसपास फिर से प्राइसेस बढ़ गए। फिर 2024 में जियो ने फिर से 12 से 25% तक रेट्स बढ़ाए और देखा देखी में एयरटेल और VI दूर थोड़ी ना रहेंगे, उन्होंने भी 10 से 20% रेट्स बढ़ा दिए। और फिर तो एयरटेल ने स्टेटमेंट भी दे दी कि एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाने के लिए हमें एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को 300 के ऊपर करना होगा। और अभी ये सब लोग मिलके यही कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि 50-100 रुपए बढ़ा के कितने ही पैसे आते हैं तो सुन लो, दिसंबर 2024 के क्वार्टर में 65,000 करोड़ आए हैं, जो कि इसके पिछले साल के कंपैरिजन में 11% का इंक्रीज है। बट यहीं पे चीजें खत्म थोड़ी ना होती हैं। महंगे दाम के साथ डार्क पैटर्न्स का कॉम्बिनेशन और बढ़िया जाता है।
तो इन्होंने वो भी ट्राई करके देखा। जैसे आपने देखा होगा कि जनरली जब आप रिचार्ज कराते हो तो वो 28 दिन का होता है, 30 दिन का नहीं होता। तो अगर आप महीने महीने रिचार्ज कराने वालों में से हो तो आप 12 नहीं 13 महीने के पैसे दे रहे होते हो। और अगर आप जियो की वेबसाइट पे जाओ तो आपको 30 दिन वाले प्लान्स के लिए मैनुअली सर्च करना पड़ेगा, तब आपको 2-3 प्लान्स मिलेंगे, जिसमें से 2 तो डेटा पैक्स ही हैं और एक ही सही है, और उसमें भी डेटा की लिमिट है। ये वही लॉजिक है जो एप्स यूज करती हैं। इंपॉर्टेंट चीज को छुपा दो और जो बेचना है उसको सामने रखो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, ट्राई ने खुद ने बोला है कि 30 दिन के प्लान होने चाहिए, बट फिर भी ये सब चल रहा है। रूल बस लिखा गया है, फॉलो तो हो ही नहीं रहा। और ये सिर्फ ड्यूरेशन तक लिमिटेड नहीं है। कुछ टाइम पहले जियो ने 1 GB वाले प्लान्स ही हटा दिए, सीधा बोला 1.5 GB कराओ। एयरटेल और वीआई अभी भी 1 GB वाला प्लान देते हैं, लेकिन मिनिमम प्राइस धीरे धीरे बढ़ गया है। तो अब जियो में 299 से नीचे का प्लान मिलता ही नहीं। तो बात तो वही होगी कि ये लोग ऑप्शंस को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। और सबसे बड़ा डार्क पैटर्न तो एयरटेल वाले करते हैं। अब ट्रू अनलिमिटेड 5G तो सब दिखाते हैं, बट अनलिमिटेड 5G एक धोखा है, और एयरटेल को ये देना बहुत अच्छे से आता है। मतलब काफी वीडियोस और रेडिट पे भी यूजर्स ये कंप्लेंट करते हैं कि अनलिमिटेड 5G बोलते तो हैं लेकिन मिलता नहीं है। दोनों जियो और एयरटेल में आपको कुछ लिमिटेड रिचार्जेस के साथ ही अनलिमिटेड 5G मिलेगा। इसलिए काफी यूजर्स ये भी कहते हैं कि 5G टावर पास होने के बाद भी हमारा इंटरनेट 4G पे चलता है। ऊपर से एयरटेल में अगर आप एक महीने में 300 GB डेटा यूज कर लेते हो तो आपके अनलिमिटेड बेनिफिट्स हट जाते हैं, बट जियो में ऐसा नहीं है। तो बेसिकली जियो वालों का अनलिमिटेड 5G सही में अनलिमिटेड ही है। ऊपर से इनके नेटवर्क से भी काफी लोग परेशान हैं। लोगों का ये भी कहना है कि कभी कभी एयरटेल चलता 4G पे है, लेकिन दिखाता है कि वो 5G चल रहा है। पर असली सवाल ये नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, असली सवाल ये है कि ये लोग ये सब बिना डर के कर कैसे रहे हैं। प्रॉब्लम वही है कि कंपनीज को पता है कि आप कहीं जा नहीं सकते, रूल्स है, गाइडलाइंस है, बट जब रूल्स तोड़ने का कोई नुकसान नहीं होता तो ऐसे रूल्स पेपर पे ही रह जाते हैं। और जब यूजर कुछ कर ही नहीं सकता तो वो फ्रस्ट्रेट ही तो होगा। अब अगर ये प्राइसिंग और सैचुरेशन की कहानी होती तो हम बोल देते कि हाँ भाई बिजनेस है, मुश्किल ही होता है। पर टेलीकॉम एक नॉर्मल बिजनेस नहीं है। इस बिजनेस के साथ एक पुराना बोझ चलता आ रहा है, और ये हर कंपनी के लिए सेम नहीं है, और यहीं से गेम थोड़ा अनइवन भी हो जाता है। टेलीकॉम कंपनीज गवर्नमेंट का स्पेक्ट्रम यूज करती है, और उसके बदले उन्हें गवर्नमेंट को 12 से 15% देना पड़ता है। इसके ऊपर आता है AGR, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, जिसका मतलब सिर्फ कॉल्स और डेटा बेच के कमाई नहीं होता। इसमें एडवर्टाइजमेंट, इंटरेस्ट, एसेट सेल सब कुछ इंक्लूड होता है। यानी कंपनी कहीं से भी पैसा कमाए, सरकार अपना हिस्सा मांगती है। अब यहाँ टाइमिंग का रोल भी समझो। एयरटेल और वीआई जैसे प्लेयर्स 2016 से पहले भी मार्केट में काफी लंबे टाइम से एग्जिस्ट कर रहे थे। 2G, 3G, पुराने स्पेक्ट्रम ऑक्शंस, लाइसेंस फीस, इस सब में इन्होंने पहले ही हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। ये लोग पास्ट का बिल ऑलरेडी कैरी कर रहे थे। और फिर 2016 में जियो आता है, फ्री डेटा, फ्री कॉल्स और एग्रेसिव एक्सपेंशन। तो पुराने प्लेयर्स पे एक तरफ से गवर्नमेंट ड्यूज को पे करने का प्रेशर, और दूसरी तरफ से जियो के साथ कंपीट करने का प्रेशर। तो ये लोग दोनों साइड से ही पिस गए, और इसी चक्कर में कुछ लोगों ने तो बिजनेस ही छोड़ दिया। और AGR के बाद वीआई और एयरटेल पे कंबाइंड ड्यूज और लायबिलिटी का नंबर 87,000 करोड़ तक पहुंच गया है। आप खुद सोचो, जो पैसा नेटवर्क इंप्रूव करने, टावर्स लगने, सर्विस को बेटर करने में लगना चाहिए था, वो सारा जिंदा रहने में लग रहा है। ऑल्दो एयरटेल की कंडीशन फिर भी थोड़ी बेटर थी, लेकिन ये लोग जितना साल में पैसा कमा रहे थे उसका काफी बड़ा हिस्सा पुराने ड्यूज को क्लियर करने में जा रहा था। और फिर जियो था। AGR के अंडर जियो को सिर्फ 100 करोड़ के आसपास ही देने थे, जो बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। इसलिए जियो इनोवेट कर सकता था, नए बंडल्स ला सकता था और लॉसेस भी झेल सकता था। जब वीआई ऑलमोस्ट कोलैप्स पे पहुंच गया, तब गवर्नमेंट ने इंटरवीन करके उसमें 49% स्टेक ले लिया, क्योंकि अगर वीआई निकल जाता तो मार्केट में सिर्फ 2 ही प्लेयर्स रह जाते। वैसे तो 3 प्लेयर्स में भी कौन सा ही फर्क पड़ रहा है, बट स्टिल 3 हैं तो ठीक है। पर यहाँ एक सिंपल साइड इफेक्ट है जो ज्यादा लोग नोटिस नहीं करते। जब कोई कंपनी सिर्फ जिंदा रहने के लिए चल रही होती है तो वो एग्रेसिव नहीं होती, वो सिर्फ सरवाइव ही कर रही होती है। जैसे कि एयरटेल और जियो दोनों ही अलग अलग स्ट्रेटजीज अपनाते रहते हैं। जैसे कि एयरटेल अपने बैंक्स और लोन्स को प्रमोट करता है, और दूसरी तरफ जियो काफी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करता रहता है, और AI बंडल्स तो है ही। बट वोडाफोन आइडिया के साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो ये लोग मार्केट में है कंपटीशन दिखाने के लिए, कम्पीट करने के लिए नहीं। इसलिए ये कहना गलत होगा कि रेट्स इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि कंपनीज लालची हो गई हैं, क्योंकि फाइट कभी फेयर थी ही नहीं। कुछ लोग फ्यूचर बना रहे हैं, जबकि कुछ लोग पास्ट का बिल चुका रहे हैं। इस पूरी कहानी में एक नाम है जिसको हम सालों से लाइटली लेते आए हैं, BSNL। और लाइटली लेना आसान भी था, क्योंकि जब चलना चाहिए था तब BSNL चला नहीं। बट आज सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। सबसे पहले BSNL ने अपना सारा 4G नेटवर्क TCS और गवर्नमेंट के साथ मिलकर इंडिया में ही डेवलप किया है। मतलब टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पे फॉरेन डिपेंडेंसी को कम करना कोई छोटी बात नहीं है, और ये काम दुनिया में सिर्फ कुछ ही देश कर पाए हैं। और अभी तक BSNL ने 97,000 से ज्यादा 4G साइट्स इंस्टॉल कर ली, जिसमें 93,000 प्लस साइट्स अभी ऑपरेशनल भी है। और ये पूरा नेटवर्क 5G अपग्रेड के
के लिए रेडी है। इसलिए आज भी डिफेंस, पुलिस, रेलवेज और काफी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सिर्फ BSNL ही यूज करते हैं, क्योंकि जब नेटवर्क नेशनल सिस्टम का हिस्सा बन जाता है तो सरकार उतना रिस्क नहीं लेती। कोविड के बाद तो ये और क्लियर हो गया कि इंटरनेट भी बिजली और पानी की तरह एक जरूरत है, और बेसिक नीड का कम से कम एक ऑप्शन तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना ही चाहिए। पर अब एक असली सवाल आता है, क्या BSNL इतना स्ट्रॉन्ग बन पाएगा कि ये मार्केट में एक थर्ड ऑप्शन बन सके? यहीं पे हाइप और रियलिटी थोड़ी अलग हो जाती है। थर्ड ऑप्शन तब बनेगा जब लोग इस पे स्विच करेंगे, और वो लोग तब करेंगे जब ये सुधरेंगे। और BSNL के साथ प्रॉब्लम कभी इंटेंशन की थी ही नहीं, प्रॉब्लम इनके साथ हमेशा एग्जीक्यूशन की ही रही है। एक तो रोल आउट इतना लेट होता है और ऊपर से नेटवर्क खराब है, और ये सारी चीजें अपने आप चली नहीं जाएंगी। इसलिए BSNL को देख के ज्यादा एक्साइटेड होना भी गलत है और इग्नोर करना भी गलत है, क्योंकि अगर ये चल गया तो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज प्राइस बढ़ाने से पहले सोचेंगे जरूर। पर अगर ये फेल हो गया तो मार्केट के पास कोई प्रेशर पॉइंट ही नहीं बचेगा। और ये टाइमिंग तो वैसे भी बहुत सेंसिटिव है। जियो का IPO आ रहा है और टेलीकॉम इंडस्ट्री में पैसे अभी और बढ़ेंगे। अब इस पूरी कहानी का कंक्लूजन ये नहीं है कि टेलीकॉम कंपनीज गलत है, और ये भी नहीं है कि प्राइसेस बढ़ाना एक स्कैम है। कंक्लूजन बस ये है कि फ्री डेटा कभी फ्री था ही नहीं। फ्री इंटरनेट एक डील थी, आदत के बदले कंट्रोल। मेरी तरफ से कहानी खत्म है। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।